हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, हम इंडियन पीनल कोड के अंदर जनरल एक्सेप्शंस को डील कर रहे थे और ये उसका पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में सेक्शन 76 से लेकर के 79 तक डील किया था, जहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ की हमने बात की। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सेक्शन 80 से लेकर के फर्दर जहाँ तक भी आज हम कवर कर पाएंगे। एटलीस्ट 86 तक तो हम आज कवर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जनरल एक्सेप्शन आपके MCQ साइड से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, अभी तक आपने IPC का जनरल एक्सेप्शन जो थी ये दे रखे हैं सेक्शन 76 से लेकर के आपकी 106 तक, जिनमें से हम कवर कर चुके हैं 76 से 79। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ के बाद एक बात आती है एक्सीडेंट की। बहुत सारी चीज़ें एक्सीडेंटल हो जाती हैं। आप मान लीजिए किसी कार में जा रहे थे और भी आपसे एक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब ये एक्सीडेंट करते हुए मान लीजिए कि आप 120 की स्पीड से जा रहे थे और आपने किसी इंडिविजुअल को मार दिया, तो क्या आपने क्राइम किया है? बिल्कुल आपने क्राइम किया है। लेकिन यहीं पे अगर आप लॉफुल मैनर्स में देखिए, एक्सीडेंटल जो आपका डिफेंस के तौर पे अगर आपको लेना है जनरल एक्सेप्शन में, वो कब मिलता है? जब आप किसी लॉफुल मीन्स से इन लॉफुल मैनर्स में कोई लॉफुल काम कर रहे थे। ठीक है, लॉफुल वर्क इज टू बी डन। तो जो धारा 80 है, सेक्शन 80 है, वो इसके बारे में हमें बताता है। आज हम इसके बारे में डील करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले मिस्टेक ऑफ एक्ट, जुडिशियल एक्ट, ये दोनों हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जरूर देख लें, पार्ट 1 को। सेक्शन 80 जो है वो एक्सीडेंट को डील करता है और इसी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी सेक्शन 81, जहाँ पे हम डेडली स्टीफन वाला केस डील करेंगे, जहाँ पे 2 नाविक अपने ही किसी साथ के नाविक को खा गए थे, मार के खा लिया था उन लोगों ने। बहुत ही इनह्यूमन जॉब वो किया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में भी समझेंगे। इन्फेंसी, इंसेनिटी, ये सारी की सारी चीज़ें, इंटॉक्सिकेशन, कंसेंट, कम्युनिकेशन, ड्यूरेस, ट्रिफलिंग एक्ट एंड राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस, इन सभी तरह से डिवाइड किया था, पार्टीशन किया गया था आपके जनरल एक्सेप्शंस का। तो विदाउट डिले आज की क्लास स्टार्ट कर लेते। अब इंडियन पीनल कोड के जिस सेक्शन की हम बात करेंगे वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है एक्सीडेंट, यानी कि दुर्घटना। बट एक्सीडेंट कब? एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। ऐसा नहीं है कुछ भी एक्सीडेंट कर देंगे, दुर्घटना तो कैसी भी हो सकती है, लेकिन जब आप इन अ लॉफुल मैनर विद ऑल ड्यू प्रिकॉशंस एंड केयर आप कोई कार्य कर रहे थे और आपसे कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वहां पे उसको ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको नोट करें, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए और ना ही क्रिमिनल नॉलेज होनी चाहिए इन डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि A इज एट वर्क विद ए हैच, The head flies off and kills a man। भाई ए कुछ काम कर रहा था और उसका जो हेड है वो फ्लाई होके इस हेड से वो काम कर रहा था, हेड का हेड फ्लाई हो जाता है और किसी व्यक्ति को की जान ले लेता है जो कि पास में खड़ा था। Here if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense। तो भाई उसने अगर प्रॉपर केयर प्रिकॉशन लिया है और उसकी कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन या ऐसी क्रिमिनल नॉलेज नहीं थी दूसरे व्यक्ति को मारने की, तो यहाँ पे उसको एक्सीडेंट धारा 80 के तहत ये उसका एक्ट जो है एक्सक्यूजेबल हो जाएगा और वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। सेक्शन 81 देखिए, सेक्शन 80 में धारा 80 में हमने पढ़ा दुर्घटना के बारे में।
लेकिन मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप एक हार्म को बचाते हैं तो दूसरा हार्म होगा, और दूसरे को बचाते हैं तो ये पहले वाला हार्म होगा। तो वहां पे क्या नेसेसिटी आ जाती है, तो वहां पे जो रिक्वायरमेंट ऑफ नेसेसिटी है, नेसेसिटी किस चीज की है कि भाई आपको एक हार्म को चूज करना है और एक को छोड़ना है। तो ऐसे में क्या है कि जो हार्म कम है उसको आपको चूज करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए। इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its doing done with the knowledge that it is likely to cause harm। नॉलेज तो है कि हार्म हो जाएगा, यहां पे नॉलेज है। इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, लेकिन कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है हार्म पहुंचाने की। इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, लेकिन इस हार्म को पहुंचाने जो आपको नॉलेज थी, इसमें आपका उद्देश्य क्या था, आपका पर्पस था कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरी प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाना चाहते थे, उसको बचाने की वजह से आपको ये नुकसान करना पड़ा। एक्सप्लेनेशन यह कहती है, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच ए केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच ए नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट with the knowledge that it was likely to cause harm। लेकिन ये वही कह रहा है कि यहाँ पे देखो इन दो ऑप्शनों के अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं दोनों को तो अवॉइड करना है, फिर आप एक्सक्यूजेबल नहीं होंगे। अगर फिर भी आप कर देते हैं, अगर वहां पे जरा सी भी संभावना है उसको अवॉइड करने की। एक एग्जाम्पल से समझते तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल आईपीसी में बड़ा लिखा, डायरेक्ट में भी इसको पढ़ सकते हैं। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे कि एक कैप्टन है शिप का, उसके सामने एक उसको सडनली उसको देखता है कि एक तरफ बोट में 3-4 लोग हैं और दूसरी तरफ बोट में 30-40 लोग हैं, और उसको टर्न तो लेना ही पड़ेगा। अगर वो सीधा जाता है तो वो भाई 30-40 वाली बोट में टकरा जाएगा, वहां 30-40 लोगों में मरने का खतरा है, उसका बड़ा शिप है। और अगर वो दूसरी तरफ टर्न लेता है तो वहां पे 3 या 4 लोग हैं एक बोट में, उनकी मृत्यु होने के चांसेस है। तो ऐसे में उस शिप का कैप्टन क्या करता है कि अपने शिप को तुरंत मोड़ देता है 3 या 4 व्यक्ति वाली बोट की तरफ, और वो 3 या 4 व्यक्ति मारे जाते हैं उस दुर्घटना में। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था, और ना ही उसके पास इतना टाइम था कि वो उसमें से किसी भी हार्म को अवॉइड कर सके। तो एक बड़े हार्म को बचाने के लिए, 30-40 लोगों की जान को बचाने के लिए 3-4 लोगों की जान मजबूरी में लेनी पड़ी। हालांकि वो भी गलत है, लेकिन उसको यहाँ पे इंडियन पीनल कोड में जनरल एक्सेप्शन में माना गया है, और यहाँ पे शिप के कैप्टन ने कोई भी अपराध नहीं किया है। आई होप इस एग्जांपल से आपको सेक्शन 81 और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा इलस्ट्रेशन। ये जो है इसको भी आप डायरेक्ट में पढ़ लीजिए, मैं इसको बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि भाई मान लीजिए कहीं पे आग लगी है और वहां पे किसी ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए गुड फेथ में, फिर गुड फेथ होना चाहिए, मिस्टेक जो है बोनाफाइड होनी चाहिए। गुड फेथ में क्या करता है कि घर के कुछ हिस्सों को तोड़ देता है जिससे कि आग आगे ना फैले, प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ को बचाया जा सके। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि उसने डैमेज कर दिया या कोई ऑफेंस कर दिया, यानी कि गुड फेथ में दूसरे हार्म को बचाने के लिए अगर ये हार्म किया जाता है तो वहां पे उसको अपराध नहीं माना जाएगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इन्फेंट। इन्फेंट क्या है? कोई भी ऐसा बच्चा, चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 इयर्स, उसके द्वारा किया गया कोई भी अपराध नहीं होता है। 7 साल से कम आयु की उम्र में किया गया अपराध नहीं माना जाता है। ये मनुस्मृति में भी इस चीज को माना गया है। डिफरेंट कंट्रीज में इसके लिए डिफरेंट एज डिसाइडेड है। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में अगर आप जाएंगे तो इसको 10 साल है, फिलीपींस में 14 साल है, अलग अलग देशों ने अलग अलग को रखा है। इंडियन लॉ में, इंडियन पीनल कोड में इसको 2 भागों में बांटा गया है। हमने इसको एक कैटेगरी नहीं बनाई है, हमने एक बनाया सेक्शन 82, जहां पे एब्सोल्यूट हमने इसको एग्जेम्पशन दिया है कि 7 साल से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। और दूसरा हमने सेक्शन 83 दिया, जहां पे हमने बोला कि 7 इयर्स से ज्यादा और 12 इयर्स से कम उम्र का अगर कोई बच्चा, कोई चाइल्ड कोई ऑफेंस कर देता है, कोई गिल्टी एक्ट करता है,
तो उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके कैरेक्टर क्या है, ये उसकी मैच्योरिटी लेवल पे डिपेंड करता है। कोर्ट डिसाइड करता है अगर उसने मैच्योरिटी लेवल अटेन कर लिया है। कैसे पता लगेगा? उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट से, उसके बिहेवियर से। अगर कोर्ट को लगता है कि उसने मैच्योरिटी लेवल अचीव कर लिया है तो उसको कन्विक्शन दिया जाएगा, अदरवाइज यहां उसको भी एक्सक्यूज कर दिया जाएगा अगर उसने मैच्योरिटी लेवल अचीव नहीं किया है। यहां आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को है बिल्कुल भी मिस ना करें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, आपके डायरेक्ट में नहीं दिया होगा। इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। आपके सामने लिखा है डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स का मतलब होता है हु इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी हार्म। डोली इन कैपेक्स जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ डूइंग हार्म, और ये बिल्कुल एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन देता है ऑफेंस से। तो सेक्शन 82 इसकी बात करता है। डोली इन कैपेक्स कहां दिया गया है? सेक्शन 82 में, इसको याद रखें। एक केस है यहाँ पे, हीरालाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1977 का, सुप्रीम कोर्ट 2236। यह 11 साल का बच्चे की किसी से लड़ाई हो जाती है और वो क्या करता है कि जो मृतक है वो उसको धमकी देता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हें, और एक चाकू उठाता है और उसको चाकू मार देता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया और सेम को डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया कि उस लड़के ने जो 11 साल का था, सेक्शन 83 के लिए प्ली लिया गया। वहां पे जाके क्या प्ली लिया? डिफेंस लिया गया कि भाई ये 12 साल से कम आयु का है तो इसको एक्सक्यूज दे दिया जाए, जनरल एक्सेप्शन में आता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो चाइल्ड के वर्ड्स, गेस्चर, असोल्ट, कीपिंग अ नाइफ एंड अल्टीमेटली स्टैबिंग द डिसीज्ड प्रूव दैट द चाइल्ड हैड द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस। जिस तरह से बच्चे के वर्ड थे, गेस्चर था, उसका सब्सिक्वेंट बिहेवियर था, ये सारी चीजें शो करती है कि उसे पता था कि उसके एक्ट का परिणाम क्या होगा, उसके कार्य का परिणाम क्या होगा, और उसको कन्विक्शन मिला था। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। अभी इसके आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट केस के ऊपर। काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये यहाँ पे कि सेक्शन 84 बात करता है कि एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि इंसेनिटी की बात करता है। अगर कोई ऑफेंस किसी इंसेन व्यक्ति के द्वारा, आपने देख सुना होगा कि कोई पागल आदमी के, पागल के कई खून माफ होते हैं, ऐसा बोला जाता है। मतलब यह है कि जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, आप लॉ स्टूडेंट है इस लाइन पे जरूर ध्यान दें, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। हो सकता है कि कोई सेन व्यक्ति हो पर वो कार्य कारित करते समय वो इनसेन हो, उस वक्त उसका दिमाग काम ना कर रहा हो, तो वो इस श्रेणी में आ जाएगा। हो सकता है कि व्यक्ति वैसे तो अनसाउंड माइंड का है लेकिन वो जब वो क्राइम कमिट करता है उस वक्त वो सेन हो, तो वो इसमें नहीं आएगा एग्जाम्पशन में। बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, वो नेचर ऑफ एक्ट उसकी समझ से बाहर है। That he is doing what is either wrong or contrary to the law, कि मैं जो कर रहा हूं वो कानून के खिलाफ है और वो गलत है, ये उसकी समझ उसको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इंसेनिटी एक बहुत बड़ा इशू है, इसको बहुत सारे जूरिस्ट ने अलग अलग व्यूज दिए हैं इसके ऊपर, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंसेनिटी है उसको डिफेंस लिया जाता है। हमारे इंडियन पीनल कोड में भी वो एक डिफेंस है, सेक्शन 84 में। यहाँ पे एक मैकनेक्टन्स रूल है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मैक्सिमम कंट्रीज इनको फॉलो करते हैं। मैकनेक्टन रूल था क्या? ये केस था आर वर्सेस मैकनेक्टन 1843 में ब्रिटेन में। ये व्यक्ति क्या करता है कि ये व्यक्ति रॉबर्ट पील, उस वक्त वहां के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, 1843 की बात हम कर रहे हैं, तो वो उनको मारना चाहता था लेकिन उनके धोखे में उनके सेक्रेटरी को मार देता है। और जब इसको न्यायालय में ले आ जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड में, तो वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड बोला जाता है, तो वहां इसके लिए प्ली ली जाती है कि ये अनसाउंड आदमी है,
और जूरी इसको एक्विटल दे देती है, कन्विक्शन नहीं देती है। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि टोटल 5 क्वेश्चन जूरी के सामने आए रखे गए थे। टोटल 15 जजेस की बेंच बैठी थी वहां पे जो चीफ जस्टिस थे लॉर्ड टिंडल, उनकी अध्यक्षता में टोटल 15 जजेस की बेंच बैठी और उन्होंने इसका एक डिसीजन दिया। और मैकनैथन रूल में टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस को मैक्सिमम कंट्रीज फॉलो करती हैं। फॉर ये एक पैमाना है फॉर द डिटरमाइनिंग द इंसेनिटी इन क्रिमिनल केसेस। आप इन क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये आपके मैकनैथन रूल्स के हैं। अब एक इंडियन केस इसमें मैं बताता हूं आपको, रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। जो भी केस लो यहां बताए जाते हैं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज नोट डाउन दोज इन योर डायरेक्ट आल्सो एंड इन योर नोट्स आल्सो। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट वाज well established by the court that crucial point of time at which the unsound mind should be established is the time when the crime is actually committed and whether the accused was in such a state of mind as to be entitled to benefit from section 84। ये बहुत crucial point होता है न्यायालय के लिए कि भाई वो काम करते हुए, वो ऑफेंस करते हुए at the time of doing the act, क्या वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का था, क्या उसको धारा 84 के हिसाब से वो बेनिफिट मिलना चाहिए। एंड कैन ओनली बी डिटरमाइंड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस दैट प्रीसीडेड। जो बाद की सर्कमस्टांसेस हालात है उन्हीं से इस चीज को डिटरमाइन किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज द बिहेवियर प्रेसिडेंट, अटेंडेंट एंड सब्सिक्वेंट टू द इवेंट दैट मे बी रिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द मेंटल कंडीशन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस बट नॉट दोज रिमोट इन टाइम। भाई आगे पीछे उसकी कंडीशन क्या थी ये मैटर नहीं करती। एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्ट वो माइंड जो व्यक्ति है वो अनसाउंड माइंड का था, इनसेन था या सेन था, यही चीज डिसाइड करेगी कि उसको सेक्शन 84 का प्रिविलेज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अभी सेक्शन 85 की बात कर लेते हैं। यह इंटॉक्सिकेशन की बात करता है। जब किसी व्यक्ति को इंटॉक्सिकेट कर दिया जाता है उसकी नॉलेज के बिना, अगेंस्ट हिज विल, या तो उसको नॉलेज नहीं थी या उसकी विल के अगेंस्ट में कि उसको इंटॉक्सिकेट कर दिया। अब मान लीजिए कोई किसी को कुछ पिल्स खिला देता है, लिकर पिला देता है, कोई भी इंटॉक्सिकेशन कर देता है और उसके बाद वो व्यक्ति कोई ऑफेंस कर बैठता है, तो ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कि वो जो एक्ट है इट इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ और नॉट, इट इज राइट और रॉन्ग। तो इन दैट कंडीशन द सेक्शन 85 उस व्यक्ति के लिए एक जनरल एक्सेप्शन लेकर आता है कि उसका द्वारा किया गया काम अपराध नहीं माना जाएगा। यह एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको कि जनरल एक्सेप्शन का एकमात्र ऐसा सेक्शन है सेक्शन 86 जिसको डिफेंस के तौर पर नहीं लिया जाता है। अगर आप अधिवक्ता तो आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे कि धारा 86 को कभी भी डिफेंस के तौर पर नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है कि धारा 86 में जो इंटॉक्सिकेशन है वो अपनी मर्जी से है और इंटॉक्सिकेट होने के बाद जो क्राइम किया गया उसकी हमें नॉलेज नहीं थी कि वो राइट है या रॉन्ग है। लेकिन जब हम इंटॉक्सिकेट हो रहे थे, लिकर, पिल्स या एनी ड्रग्स, तो उस वक्त हमें पता था कि हमारा जो एक्ट था, हमें पता था कि वो जो है बाद में इंटॉक्सिकेशन लेने के बाद हम जो करेंगे तो हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो 86 को डिफेंस के तौर पे नहीं लिया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा 85 86 आपका इंटॉक्सिकेशन की बात करते हैं। आज के वीडियो हम यहीं तक समझेंगे। 87 से 92 कंसेंट के बारे में और अपना कम्युनिकेशन एंड ड्यूरेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ, नए अपडेट्स के साथ। हरियाणा जुडिशरी के फॉर्म निकल चुके हैं, अपने प्रिपरेशन को थ्रस्ट दीजिए।